हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ऑफ आईआईटी आश्रम। तो आज जो है इस वाले सेशन में हम लोग जो 5 अक्टूबर को जो मैथ आपका खोज का एग्जामिनेशन है आपने दिया है, तो काफ़ी अच्छा एग्जाम गया होगा जिस तरह से पेपर्स थे। बट अगर आप उसमें एक बार देखोगे तो हम आज मैथ का जो है डिस्कशन करने वाले हैं इस सेक्शन में। टोटल हमारे 30 क्वेश्चन हैं। आप अगर इसमें थ्रू आउट पेपर दिया होगा तो पेपर आपका अच्छा ही होगा। ऑब्वियसली अगर आपने अच्छे से जो भी सारे टॉपिक्स कवर किए होंगे तो इसमें देखोगे आप तो सारे क्वेश्चन बेसिक ही है, कोई ज़्यादा उतना नहीं है। 2-3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपको थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना होता है एंड देन उसके बाद है कि ये चीज़ें ठीक है ना। तो मैथ के सेक्शन हमने पहले किए थे, अभी हम मैथ का डिस्कशन करने वाले हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है हमारे, तो 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस 2520, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो है 2520 ये गिवन है और हमें फाइंड करना है a + 2b। इजी क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है 2520 का एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करना है कि क्या होगा। तो अगर आप 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, ठीक है ना, तो देखो ये कितना हो जाएगा 1260, फिर 2 से लगाओ तो ये कितना हो जाएगा आपको 630, फिर अगर आप 2 यूज करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 315, और अगर आप फिर से 3 यूज करोगे आपको तो बताओ ये कितना हो जाएगा 105, फिर 3 यूज करो तो ये कितना हो जाएगा 35, एंड देन उसके बाद हम लोगों का 5 7 लास्ट में हमारा 7। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन से क्वेश्चन है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो आप। अब इसके बाद देखो आपको जो 2520 हो गया ये कितना हो जाएगा 2 पे पावर 3 इंटू 3 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। कंपेयर कर लो, अगर जो हमारा गिवन है 2 का पावर 3 है, 3 का पावर a है और यहाँ 3 का पावर 2 है, मतलब a इक्वल टू कितना आ गया 2। b की वैल्यू कितनी है 7 के बाद जो फैक्टर बचा हुआ, यानी कि b की वैल्यू कितनी है हमारी 5। a भी मिल गया आपको। अब बताओ मुझे क्या फाइंड करना है a + 2b। तो a + 2b अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस बताओ 2 इंटू 5, और आंसर आ जाएगा आपको आप 10 + 2 यानी कि 12। आंसर ऑप्शन डी। क्लियर। तो देखो इजी क्वेश्चन है, बस प्राइम फैक्टराइजेशन के बेस पे क्वेश्चन था। आपका रियल नंबर का क्वेश्चन है क्लास 10th का। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन में। फिर से देखो आपको 2 पॉजिटिव इंटीजर्स है p एंड q कैन हैव एक्सप्रेस है, दो प्राइम फैक्टराइजेशन किया हुआ है आपको, एंड उसके बाद उसका जो हमें क्या फाइंड करना है एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो p इक्वल टू क्या दिया हमें 18a² b पे पावर 4, q इक्वल टू है हमारा 20aq b², और हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो देखो एलसीएम में पहले क्या होता है, आपको सबसे पहले जो नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम आप फाइंड कर लो, और उसमें क्या होता है हाईएस्ट पावर हम लोग कंसीडर करते हैं, और जो कॉमन फैक्टर होगा ऑल फैक्टर्स लेंगे ही। तो आपको वही देखना कि 18 और 20 को अगर आप फैक्टर करोगे, आप 18 और 20 का जो एलसीएम निकालोगे तो यह आएगा 180, ठीक है। अब बताओ a² और aq में हाईएस्ट पावर कितना है, तो aq, और b² और b4 में हाईएस्ट पावर कितना है, तो b पे पावर 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो एलसीएम हो जाएगा 180 aq b पे पावर 4, और ये ऑप्शन क्या है हमारा बी। क्लियर, इजी क्वेश्चन है ये। तो बस आपको इसमें रियल नंबर्स के दोनों क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड थे। थर्ड पे चलते हैं हम लोग। पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है कि देखो अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अल्फा और बीटा जो है एक पॉलिनोमियल्स है, इसके आपको जीरो अल्फा एंड बीटा गिवन है, हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो चलो देखो यहां पर सबसे पहले x² प्लस 6x प्लस 2, इसके जो है पॉलिनोमियल्स में जीरो दिए हुए हैं हमें, एक अल्फा है और एक क्या है बीटा है। तो आपको पहले पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है -b/a, और -b/ देखो b की वैल्यू 6 है तो -6/a की वैल्यू 1 है, तो ये आ गया -6। फिर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा हमारा c/a, और c हमारा कितना है बताओ 2/1, यानी कितना आ जाएगा 2। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा दोनों आ गए। ये पहले आपको जब भी पॉलिनोमियल से क्वेश्चंस हो पहले ये आपको फाइंड कर लेना है। अब उसके बाद जो हमें वैल्यू फाइंड करनी है उस पर फोकस करते हैं। हमें 1/अल्फा प्लस 1/बीटा है, तो इसका एलसीएम ले लो आप। ये हो जाएगा हमारा अल्फा इंटू बीटा, यहां हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अब बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड किया है, ये कितनी है -6, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 2, यानी कितनी आ जाएगी -3, और आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि -3। क्लियर। चलो तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। वापस से देखो, फिर से पोइनोमियल का ही क्वेश्चन है। एक पोइनोमियल गिवन है, if one zero of the quadratic polynomial x square minus 5x plus k is minus 4 then the value of k। देखो एक पोइनोमियल आपके पास गिवन है, p of x इक्वल टू है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k, ठीक है, और इसकी एक जीरो दी है -4, तो हमें k की वैल्यू, तो आपको पता है कि जब भी अगर जीरो है वो पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा पॉलिनोमियल पे कितनी आएगी, जीरो आएगी। अब ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं इसमें, तो बताओ एक्स स्क्वायर है यानी कि x की जगह -4 पुट कर दो, -5 इंटू कितना होगा -4 प्लस k इक्वल टू कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 16 प्लस 20 प्लस k इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहां से देखो k की वैल्यू आ जाएगी हमारी -36, और यही आपका आंसर आ जाएगा, k की वैल्यू -36 यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर? तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन थे, इसमें ज्यादा कोई इतने टफ नहीं क्वेश्चन है आपको। अब आते हैं फिर से लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चंस होते हैं, आपको बस पहले इक्वेशन को फॉर्म करना है एंड देन उसके बाद आप सॉल्व कर लोगे इजी तरीके से। देखो एज बेस्ड क्वेश्चन है। 5 year hence the age of man shall be 3 times the age of his son, while 5 years earlier the age of the man was 7 times the age of his son, the present age of the man। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रेजेंट एज जो है ना मेन की मान लेते हैं कि हम लोग कितनी है x ईयर, और जो सन होगी वो कितनी है y ईयर, ठीक है। अब देखो आपको 2 बार कंडीशन दी है, 5 years हेंस मतलब 5 साल के बाद बोल रहा है आफ्टर 5 years, तो अगर मैं आफ्टर 5 years बोलूं, ठीक है ना, आफ्टर 5 years, तो बताओ आफ्टर 5 years अगर आप फाइंड करोगे तो बताओ मेन की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 5, ठीक है, और जो सन की एज हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी y प्लस 5। अब यहीं से रिलेशन आपका बन जाएगा 5 years hence the age of man shall be 3 times the age of his son। मतलब जो इक्वेशन है यानी कि जो मेन की एज है x प्लस 5 है, देखो तो x प्लस 5 ये मेन की एज है, ये 3 टाइम्स हो जाएगी कितनी, जो सन की एज है, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू वाई प्लस 5, और यहां से आ जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15 प्लस होगा 15, और यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी बताओ, x माइनस 3y इक्वल टू 10। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। आपको पहले इक्वेशन फॉर्म करना होता है जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन है। अब चलो ये आफ्टर 5 ईयर था, अब बिफोर 5 ईयर हम लोग कर रहे हैं। बताओ बिफोर 5 ईयर्स इस बार जो है मेन की एज कितनी हो जाएगी, तो प्रेजेंट अगर x है तो 5 साल पहले x माइनस 5, और जो सन की एज है वो कितनी हो जाएगी y माइनस 5। अब बताओ इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा कि 5 years earlier the age of man was 7 times the age of son। तो बताओ जो मेन की एज है यानी कि जो x माइनस 5 है ये 7 टाइम्स हो जाएगा हमारा y माइनस 5। अब यहां से x माइनस 5 इक्वल टू हो जाएगा 7y माइनस 35, इस साइड ले आते हैं हम लोग, तो x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा -30। ये हमारा इक्वेशन 2। तो जब भी वर्ड प्रॉब्लम में आपको 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, आप कोई भी मेथड से इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद हमें मेन की एज है, तो पहले आप जो है दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद अपने आप आ जाएगा हमारा। चलो दोनों इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूं तो दोनों को माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो देखो x माइनस 3y इक्वल टू कितना है 10, एंड जो वो है हमारा x माइनस 7y, ये दूसरा इक्वेशन है, ये हमारा कितना आ जाएगा -30, ठीक है। अगर मैं माइनस करूं ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो x x कैंसिल हो जाएगा, 7 में से 3 गया तो ये आ जाएगा 4y इक्वल टू हो जाएगा 40, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। y मतलब सन की एज आ जाएगी 10, बट हमें पूछा क्या है, मेन की एज पूछी है, तो आप इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे आपका आंसर आ जाएगा। और मैं पहले इक्वेशन में ही पुट कर देता हूं। देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x माइनस 3 इंटू वाई यानी कि 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10, और x विल बी 30 प्लस 10 यानी कितना आ जाएगा 40 ईयर, और यही हमारी प्रेजेंट ईयर हो जाएगी मेन की। तो अगर आपने इक्वेशन बना लिया तो क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी होता है, बट आपको बस वही है कि वर्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले क्या करना है, आपको इक्वेशन फॉर्म करनी है,
और ये उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो। मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, जो भी आपको इजी लगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से लीनियर इक्वेशन का ही क्वेश्चन है कि इफ द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 7 and this 2ax + a + b into y = 28 has infinitely many solution, then the value of a and b, मुझे a और b की वैल्यू फाइंड करनी है जब दोनों का क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो पहले आपको पता हो इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होता है। अगर दो इक्वेशन है तो a1/a2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1/b2 इक्वल टू क्या होता है, c1/c2। ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन का कंडीशन होता है। a क्या होता है, x का कोफिशिएंट, b क्या होता है, y का कोफिशिएंट, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है ना। तो ये तरीका। अब देखो फॉर्म अगर दोनों एक ही फॉर्म में है तो आपको c को इस साइड लाने की कोई जरूरत नहीं है, c हम लोग 7 ही रखेंगे क्योंकि दोनों सेम फॉर्म में इक्वेशन है। तो यानी कि इक्वेशन का या तो ये फॉर्म हो या अगर ऐसा फॉर्म हो, दोनों इक्वेशन अगर सेम फॉर्म में रखने हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से सॉल्व वही चीज होती है। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो देखो a1 मतलब जो है पहले इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, तो कितना है 2। a2 मतलब दूसरे इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, तो ये कितना है 2a इक्वल टू b1, तो ये कितना है 3 अपॉन b2, तो b2 कितना है देखो a + b y का कोफिशिएंट इक्वल टू 7/28 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आपका इजीली तरीके से हो जाएगा। फर्स्ट और लास्ट को इक्वल कर लो तो इजी हो जाएगा। देखो 7/28 को अगर आप कैंसिल करोगे तो 1 कितना आएगा 4, और यहां पे 2 कैंसिल आ जाएगा। तो देखो 1/a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/4, और यहां से आपकी a की वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी, a इक्वल टू 4। अब दूसरे को इक्वल करते हैं हम लोग, 3/a + b इक्वल टू कितना 1/4, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो a + b इक्वल टू 4 3 जा कितना आएगा 12, और a की वैल्यू 4 है, पुट कर दो, यहां से आपकी वैल्यू आ जाएगी b की, और b इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा 8। तो ये देखो a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 8, यही हमें फाइंड करना था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, a 2-digit number is such that the product of the digit is 12। देखो फिर से आपको वर्ड प्रॉब्लम है, बट इस क्वेश्चन को ना आपको देखो ऑब्जेक्टिव है, अगर सब्जेक्टिव में इसका पूरा प्रॉपर मेथड होता है, बट हम लोग उस तरह से नहीं करेंगे। जब भी आपको ऑब्जेक्टिव अगर ये क्वेश्चन हो, ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएगा। और ये देखो आपको 2-digit नंबर है सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट इज 12, यानी कि पहले ऑप्शन चेक करो, पहला 2 × 6 12 है, 4 × 3 12 है, 3 × 4 12 है, 6 × 2, तो मतलब सबका प्रोडक्ट 12, तो कोई एलिमिनेट नहीं हो रहा है यहां से। When 36 is added to the number, then the digit interchange their places, the number is। अब बताओ ऑप्शन वाइज अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा इजी बन जाएगा। मतलब कि अगर 36 ऐड करें, जैसे पहला कर बताओ 26 है फर्स्ट नंबर, इसमें मैंने 36 ऐड किया तो देखो कितना हो जाएगा 62, और देखो 26 का डिजिट प्लेस चेंज हो गया और कितना हो गया 62, और आपको दूसरे ऑप्शन को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर क्या हो गया 26। बाकी इसका प्रॉपर मेथड होता है वो मैं डिस्कस अभी नहीं करने वाला, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं। तो ऑब्जेक्टिव में यही अप्रोच होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बाकी आपको पता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बनाने में क्वेश्चंस में कि पहले हम लोग इसका यूनिट प्लेस का नंबर्स फाइंड करते हैं, एक्स ले लेते हैं, फिर 10th प्लेस का नंबर, देन उसके बाद इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 2 इक्वेशन देन उसको सॉल्व करते हैं। बट हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है क्योंकि आपको कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपको अप्रोच रखनी चाहिए कि इजी तरीके से हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। अब दूसरा में चेक कर लो, कोई ऑप्शन राइट नहीं होगा। 43 में अगर आप 36 ऐड करोगे तो 34 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 43 का रिवर्स करने के बाद 34 आना चाहिए। 34 को रिवर्स करके 43 तो 8 ही, वो भी नहीं होगा। तो यहाँ 62 को रिवर्स करोगे 26, ये लेस हो रहा है 36, तो ऑप्शन क्या होगा 20। अगर यहाँ 36 सब्ट्रैक्टेड होता तो आंसर 62 हो जाता। तो इसलिए जब भी ऑब्जेक्टिव हो हमेशा इस तरह से एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। P is a root of the quadratic equation x² - p + q × x + k = 0, then the value of k। फिर से वही क्वेश्चन से आपको हो गया कि जब भी रूट या सॉल्यूशन बोलो आप, अगर आपको दिया हुआ है कि p एक सॉल्यूशन है x² - p + q × x + k = क्या है 0, और एक रूट दिया हुआ है क्या p, तो x की जगह पुट कर दो यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा p² - p + q × कितना हो जाएगा p + k = कितना हो जाएगा 0, p²
देखो यहाँ p इंटू पी हो जाएगा, माइनस के साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, p इंटू क्यू माइनस के साथ तो माइनस पी क्यू प्लस के इक्वल टू 0। पी स्क्वायर कैंसिल, यहां से k की वैल्यू आ जाएगी, k इक्वल टू कितना हो गया पी क्यू, सिंपल। और देखो ऑप्शन क्या हो गया हमारा ए। तो आपको ना देखो इजी क्वेश्चन है, बट आपको ये अप्रोच थोड़ा सा फास्ट रखनी है। जब भी इजी क्वेश्चन हो एग्जाम में, कंपेटिटिव एग्जाम आप जब भी दो, तो थोड़ा सा कि जब भी क्वेश्चन आपको इजी मिले थोड़ा फास्ट करो, इस स्टेप से जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक एपी है जिसमें थर्ड टर्म का, एपी का जो है थर्ड टर्म दिया हुआ है कितना 16, यानी कि पहले जो गिवन है A3 इक्वल टू वो लिख लेते हैं 16, एंड द 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाय 12, यानी कि जो 7 टर्म है वो 5th टर्म से एक्सीड कर रहा है, और वो कितना एक्सीड कर रहा है 12 से, ये गिवन है। दो कन्वर्जन दिए हैं और हमें इसका ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो दो पहले इक्वेशन उसको सॉल्व करते हैं। तो A3 बताओ क्या होगा, an का फॉर्मूला से a प्लस 2d इक्वल टू कितना हो गया 16। इसको भी सॉल्व करते हैं तो बताओ ये a हो गया प्लस कितना हो जाएगा 6d इक्वल टू यहां से हो जाएगा a प्लस 4d प्लस कितना 12, a कैंसल, 6d माइनस 4d इक्वल टू कितना 12, 2d इक्वल टू कितना हो गया 12, यानी कि d इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। d की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे a की वैल्यू फाइंड करनी है, पुट कर दो, a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, a प्लस 12 इक्वल टू कितना 16, a विल बी 16 माइनस 12 और आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन सी। तो एपी का क्वेश्चन है, बस आपको जनरल टर्म के बेस पे क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके सारे आपने टेक्स्ट बुक में अगर सॉल्व किए तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इसमें। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी हुज एन टर्म ए, एन की वैल्यू गिवन है और हमें डी की वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन हो, एन इक्वल टू 3n प्लस 7, सबसे इजी तरीका क्या होता है कि n की वैल्यू पुट कर लो आप, क्योंकि आपको पता है कि d जो होता है ना वो कंज्यूगेटिव टर्म का डिफरेंस होता है। तो हमें ना स्टार्टिंग के वजह से a1 a2 फाइंड कर लोगे तो आपका d निकल जाएगा, और a1 अगर फाइंड करना है तो n की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1, और ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 7, 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा 10। अगर n की जगह 2 पुट कर दिया तो बताओ कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 7, और ये हो जाएगा 6 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा 13। और आपको पता है d इक्वल टू क्या होता है कंजुगेटिव टर्म का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस जैसे ही आप फाइंड करोगे तो कितना आ जाएगा 3, यानी कि ऑप्शन सी। 10 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। क्लियर, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 28। दो ट्रायंगल है एंड दो ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी दी है, एंगल L इक्वल टू एंगल P, एंगल N इक्वल टू एंगल R एंड MN इक्वल टू 2QR। तो देखो आपको सिमिलर ट्रायंगल्स और कंग्रेंट ट्रायंगल 9th में आपने कंग्रेंट ट्रायंगल पढ़ा था, और उसके बाद जो 10th में है ये आपका सिमिलर ट्रायंगल है। दो ट्रायंगल है, आपको पहले वो लिख लेना है हमें। तो यहां पर देखो LMN दो ट्रायंगल है, और उसके बाद क्या है PQR, PQ और R। ठीक है, देखो ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, उसके बाद तो पहले सबसे पहले और उसके बाद दिया है कि Mn इक्वल टू 2QR। तो Mn जो है QR का डबल है, तो Mn अगर QR का डबल है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंग्रेंट नहीं होगा, क्योंकि कंग्रेंट के लिए आपको क्या होना चाहिए, दो ज्योमेट्रिक फिगर जिसके जो है शेप और साइज दोनों सेम होते हैं वही कंग्रेंट होते हैं। तो कंग्रेंट तो है नहीं। अब उसके बाद मुझे सिमिलरिटी चेक करना है, तो सिमिलरिटी का आपको रूल पता होगा कि सबसे पहला रूल क्या होता है, एंगल एंगल एंगल, यानी कि अगर दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होता है। और इसी से जो रूल बन के आता है, अगर दो एंगल्स इक्वल रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि तीसरा एंगल्स भी इक्वल ही होगा। तो इसको बोलते हैं ए सिमिलैरिटी। अगर दो ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, सिमिलर होगा। और जब एंगल एल पी के इक्वल है, एंगल एन आर के इक्वल है, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है। तो गिवन ट्रायंगल सिमिलर है, कन्ग्रुएंट नहीं है। चलो ऑप्शन वाइज चलते हैं, कन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, तो ये तो नहीं होगा। सिमिलर बट नॉट कन्ग्रुएंट, ये हमारा ऑप्शन राइट है। नाइदर कन्ग्रुएंट, ये तो रॉन्ग है, कन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, तो दोनों तो नहीं है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, बी। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, आपको कन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी का कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये इजी क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पे। फिर से देखो डी पैरेलल टू बीसी गिवन है और हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। आपने जब ये अपना ट्रायंगल का पहला ही क्वेश्चन है जो 6.1 में आपने थ्योरम 6.1 जिसको हम लोग बीपीटी या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, उसके बेस पे क्वेश्चन है
कि जब DE पैरेलल टू BC है, तो बच्चा जब भी DE पैरेलल है तो इस ट्रायंगल में क्या होता है, AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा, AE अपॉन EC। यही है। अब बताओ मुझे इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, तो x प्लस 4 अपॉन DB हो जाएगा हमारा x प्लस 3 इक्वल टू AE हमारा है 2x माइनस 1 अपॉन EC है हमारा x प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके बाद हम लोगों को सॉल्व कर लेंगे। देखो x प्लस 3 से एक बार हम लोग मल्टीप्लाई कर लो तो 2x इंटू एक्स हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3 2 जा हो जाएगा 6x माइनस x माइनस 3। इधर भी हम लोग मल्टीप्लाई अगर कर ले तो बताओ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा x प्लस 4। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो यहां से आपका x की वैल्यू आ जाएगी। और देखो 2x स्क्वायर 6 में से गया तो ये 5x माइनस 3 और उधर से आएगा आपका x स्क्वायर, ठीक है। 4x प्लस x है तो माइनस 5x हो जाएगा और इधर हो जाएगा माइनस 4 इक्वल टू 0। तो देखो 5x कैंसिल हो गया, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और उसके बाद क्या हो गया माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपको 7, यानी कि x इक्वल टू √7। प्लस माइनस दोनों वैल्यू होगी, बट हमें क्योंकि पता है कि साइड जो होती है ना कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो इसलिए जो है आपका √7 यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा C, ठीक है ना। तो देखो यही मेन चीजें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं 2√7। अगर निगेटिव वाला भी रहता तो ये देखो x की वैल्यू √7 प्लस 3, ये भी पॉजिटिव है, √7 प्लस 4। अगर आप करोगे माइनस √7 प्लस 4, लेकिन यहां पर करोगे माइनस √7 प्लस 1 तो ये निगेटिव आ जाएगा, तो इसीलिए ओनली पॉजिटिव वैल्यू होगी इसकी। और ऑप्शन में भी आपको निगेटिव पॉसिबल भी नहीं दिया है, तो हमारा आंसर क्या होगा √7। अगर माइनस √7 भी रहता तो वो पॉसिबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब भी यहां से देखो x स्क्वायर इक्वल टू 7 है तो यहां से x की दोनों वैल्यू पॉसिबल है। यहां से अगर इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम लोग तो x की वैल्यू माइनस √7 भी आएगी, क्योंकि आपको माइनस √7 का भी स्क्वायर 7 होता है। बट आपको क्रॉस चेक करना है कि माइनस √7 यानी कि √7 की जो वैल्यू हो जाएगी 2 पॉइंट समथिंग होगी। अगर आपको पता है कि 4 और 9 के बीच में आता है तो 2 पॉइंट समथिंग होगा, और 2 पॉइंट समथिंग नेगेटिव नंबर है, इसको अगर ऐड करेंगे तो इसी नेगेटिव होगा, और इसलिए माइनस √7 पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर हमारा क्या होगा √7 यानी कि ऑप्शन C, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13 है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट cos थीटा sin थीटा एंड sin थीटा माइनस cos थीटा। डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, और आपको पता होगा कि जब भी डिस्टेंस हम लोग फाइंड करते हैं तो ये हमारा क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इन्हीं दोनों के बेस पे आपका क्वेश्चन होता है। तो √2x2 माइनस x1 है। देखो x का कोऑर्डिनेट है, यहां sin थीटा है और यहां cos थीटा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा sin थीटा माइनस cos थीटा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस यहां पर देखो यहां जो है cos थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस cos थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू और इसका होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसको अगर ब्रेक कर लो आप तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से, और a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा, यहां देखो माइनस है तो यहां माइनस हो जाएगा, प्लस फिर से माइनस होगा यहां, -2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। और यहां माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो ये वापस से a प्लस बी का ही होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा। अब इसको ये देखो, ये प्लस माइनस दोनों कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर को ऐड करोगे आपको, और वैसे भी नहीं सोचो तो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1, और यहां भी sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 1 दोनों को ऐड करो तो आंसर कितना हो जाएगा √2, और ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा 13 का √2। क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको डिस्टेंस फॉर्मूला और उसको आइडेंटिटी आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, ठीक है ना। तो ये चीजें है, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट चलते हैं, द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो। 9th क्लास से ही आपने ये पढ़ा हुआ है कि मीडियंस का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। जैसे कि अगर ये तीनों जो है इसके मीडियंस, ये इनके
जहां भी जिस पॉइंट पर भी कट करते हैं, ठीक है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड, यानी कि जी से डिनोट करते हैं इसको। और ये जो रेशियो होता है, ये जो है ना किसी भी मीडियन को, जैसे कि अगर ये ए है और अगर मैं इसको बी सी और इसको डी बोलूं, तो ये जो ए जी अपॉन जी डी होगा, ये रेशियो कितना होता है, तो ये आपको 2:1 होता है। समझे? तो ये सिंपल सा थ्योरी पर किस क्वेश्चन है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द मीडियन इन द रेशियो 2:1। चलो नेक्स्ट चलते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा x देन द वैल्यू ऑफ sec थीटा। चलो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है हमारा कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू कितना है, x। अब यह बताओ, मुझे पता है आइडेंटिटी, ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर अगर मैं इसको ब्रेक कर दूं तो sec थीटा प्लस tan थीटा इंटू हो जाएगा sec थीटा माइनस tan थीटा, और ये हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। और यहां से वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं तो x इंटू सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से देखो सेक थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू आ गई और वो कितना आ गया, 1/x। अब दोनों को ऐड कर दो, प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 है और इसको 2 है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो देखो दोनों ऐड हो जाएगा, तो सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा हो जाएगा, tan कैंसिल हो जाएगा और राइट साइड क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x। अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो एलसीएम ले लेते हैं, 2 सेक थीटा इक्वल टू x इंटू हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1, सेक थीटा विल बी x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन कितना, 2x। और आई थिंक इसका ऑप्शन देखो x प्लस, या तो नहीं, हमें एलसीएम नहीं लिया, इसी फॉर्म में है आंसर, तो यहां से 2 को उधर भेज दो तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x, और ये जो है 2 होगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1/x। तो ये हमारा पहला ही आंसर हो गया, ऑप्शन ए, इसी फॉर्मेट में। तो ये वाली आइडेंटिटी का यूज करके आपको या तो सेक थीटा या tan थीटा, ये दोनों के क्वेश्चन आते हैं। इसमें सेक थीटा पूछा है तो आपको प्लस के बाद उसके आइडेंटिटी यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यूज करना था, एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते, ठीक है ना। चलो 16 है, काफी सिंपल क्वेश्चन है आपके, 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो ये बताओ सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और ये बताओ आपको इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 1, यानी कि आंसर कितना हो गया, 9। इजी है, बस आपको आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए कि 3 आइडेंटिटी जो है आपको, कि जो हमने पीछे भी यूज किया हुआ था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये होती है दूसरी, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड थर्ड होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज 5 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, द एंगल ऑब्टेन बाय द सेक्टर विल बी, कोई एक सेक्टर है सर्कल का, ठीक है ना, और इसका एरिया हमें दिया हुआ है। आपको पता है कि टोटल एंगल कितना होता है 360, तो इसका अगर मैं एरिया को अगर थीटा के पार्ट में ब्रेक कर दूं तो बताओ एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बन जाएगा। अगर आपको याद भी नहीं है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि टोटल एंगल्स का होता है पाई आर स्क्वायर, उसको अगर मैं 360 को अगर डिवाइड कर दूं थीटा के पार्ट में तो ये फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये एरिया गिवन है, देखो एरिया कितना दिया हमें 5 पाई, थीटा हमें पता नहीं है वो फाइंड करना है, थीटा अपॉन 360, यहां से पाई हमारा पाई रहने देते हैं, और आर की वैल्यू दी हुई है 5 का स्क्वायर। देखो 5 कैंसिल हो जाएगा, एक 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 72 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 इक्वल टू थीटा अपॉन 72, देयरफॉर थीटा विल बी 70, ऑप्शन सी। तो आप अगर फॉर्मूला आपको पता है, नहीं भी पता है तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जब एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि पूरा सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो इसको अगर मैं छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा उसका 360, जितने भी एंगल्स में अगर मान लो 30 डिग्री है तो 30 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक सर्कल है, एक सर्कल है और द एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें फाइंड करना है दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर।
तो अब बताओ इसके अंदर एक स्क्वायर जो है इंस्क्राइब्ड है, तो मुझे इस स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है। अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो ये जो इसका डायगोनल होगा, डायगोनल क्या हो जाएगा इसका, अगर ये इंस्क्राइब्ड है तो सेंटर से पास करेगी, और ये डायगोनल्स क्या हो जाएगा इसका, डायमीटर हो जाएगा। और यहां से देखो हमें जो डायमीटर है, क्योंकि रेडियस 12 है तो डायमीटर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर, और ये जो 24 सेंटीमीटर जो डायमीटर है ये क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। अब डायगोनल्स का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, यानी तो पाइथागोरस थ्योरम से भी है, तो डायगोनल्स क्या होता है, √2 इंटू साइड। तो मतलब अगर मैं यहां से √2 इंटू साइड करूं तो ये आ जाएगा हमारा 24, यानी कि साइड विल भी हो जाएगा, स्क्वायर का साइड 24 अपॉन कितना √2। और मुझे एरिया चाहिए, तो बताओ एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर यानी कि 24 अपॉन √2 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर अगर आप फाइंड करोगे ये आएगा 576, और √2 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना आएगा 2, कैंसिल कर लो तो कितना आ जाएगा 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी। क्लियर। तो बस आपको देखो डायग्राम बनाना जरूरी होता है, उसके अकॉर्डिंग बस कंसेप्ट देखो कि इसमें हमें, क्योंकि अगर स्क्वायर का एरिया फाइंड करना है आपको तो उसका क्या चाहिए, मुझे साइड चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि कर्व सरफेस एरिया CSA दिया हुआ है सिलेंडर का 264 मीटर स्क्वायर, एंड इट्स वॉल्यूम इज 924, और वॉल्यूम जो है ये गिवन है 924 मीटर क्यूब। सरफेस एरिया और वॉल्यूम का क्वेश्चन है, और आपको 9th में ही पढ़ा हुआ, वही बेस पे क्वेश्चन है आपको। बस इसके बाद हमें हाइट ढूंढनी है, तो आपको फॉर्मूला अगर लर्न नहीं होंगे तो फिर याद नहीं, जब सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। लेकिन आपको अगर सिलेंडर है तो सिलेंड्रिकल का जो है देखो इसका क्या हो जाता है 2πRh इक्वल टू कितना 264, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है πr²h, ये कितना आ जाएगा 924। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो देखो दोनों को डिवाइड कर दूं तो बताओ वॉल्यूम है πr²h, और यहां से आ जाएगा 2πRh इक्वल टू 924 अपॉन आ जाएगा 264। और देखो जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, पाई कैंसिल हो जाएगा, एच कैंसिल होगा, एक आर कैंसिल हो जाएगा, मतलब r/2 इक्वल टू, अगर मैं इधर सॉल्व करूं तो देखो चलो पहले 4 से कैंसिल कर लेते हैं, तो ये देखो 6 4 जा 24, और फिर से ये हो जाएगा 6, यहां से हो जाएगा 4 2 जा 8, 1 12 है 231। ठीक है 231 है, 11 से देखते हैं कि क्या 11 के, हाँ तो 11 से जाएगा हमारा, 11 6 जा, और 11 2 जा 22, यानी कि 21। अभी और भी कैंसिल हो रहा है, तो अगर मैं यहां से r एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके ही करूं, 2 उधर जाएगा तो 42/6 होगा, और यहां से r कितने आ जाएगा 70, यानी कि 7 सेंटीमीटर। बट आप देखो 7 सेंटीमीटर नहीं मीटर है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो 7 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना, आर निकल गया, लेकिन हमें आर नहीं ढूंढना है, हमें हाइट ढूंढना है। तो आपको अगर हाइट ढूंढनी है तो इसके अकॉर्डिंग आप ढूंढ सकते हो कि या तो इस फॉर्मूला में या इसमें जिसमें भी होगा आपको आर की वैल्यू पुट कर दो, आपका जो है हाइट निकल जाएगा। मैं फर्स्ट वाले में ही पुट कर रहा हूं, तो देखो 2πRh इक्वल टू इसकी वैल्यू कितनी है 264। अब यहां पर सारे वैल्यू पुट कर देते हैं, h निकल जाएगा 2 × 22/7, r की वैल्यू कितनी है 7 × h इक्वल टू कितना 264, 7 7 कैंसिल हो जाएगा। देखो 22 2 जा 44 × h इक्वल टू 264, और यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 264/44, और ये आ जाएगा 6, हाँ 6 मीटर। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 6 मीटर, यानी कि ऑप्शन फिर से क्या आ गया हमारा सी में। तो फॉर्मूले के बस एलिमिनेट, अगर आपको प्लेन सरफेस एरिया और वॉल्यूम में आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अ सॉलिड स्फेरिकल बॉल फिट एग्जैक्टली इनसाइड द क्यूबिकल बॉक्स ऑफ साइड 2a, द वॉल्यूम ऑफ द बॉल। पहले फिर से देखो, एक क्यूब है और उस क्यूब के अंदर जो है ना एक स्फीयर फिट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसके में यहां पर क्या है हमारा एक स्क्वायर, यानी कि इसके अंदर जो है ना आपको इस टाइप से
मतलब इसके अंदर में फिक्स है। तो एक बार बताओ, जो इसका जो साइड होगा वही इसका जो है ना, अगर मैं एग्जैक्ट फिट डायग्राम करो तो जो इसका डायमीटर है, यानी कि जो मेन क्या है कि इसमें जो डायमीटर ऑफ स्फीयर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, एज यानी कि जो साइड है वही साइड ऑफ क्यूब हो जाएगा। और इसी से आपका क्वेश्चन बन गया। देखो डायमीटर कितना होता है 2r, ठीक है ना, और एज ऑफ क्यूब भी कितना दिया है, देखो 2a दिया है। यहां से r इक्वल टू कितना आ गया a, और अगर r आपको पता है तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम जो होता है किसी भी सॉलिड स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, और यहां से आपका आ जाएगा 4/3 पाई ए क्यू, आर की जगह ए पुट कर दो तो ये आ जाएगा 4/3 पाई ए क्यू, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है ना। यानी कि एक क्यूब है उसके अंदर जो है एक स्फीयर मतलब जो है पुटेड हो, मतलब फिक्स है अंदर में है, तो वो उसके जो डायमीटर्स होंगे वो उसके एज के इक्वल होगा, यानी कि जितना एज है उसके अकॉर्डिंग ही उसका, तभी वो उसके अंदर फिट हो पाएगा। तो ये चीज है। चलो नेक्स्ट है, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए डेटा आर 10 एंड 11 देन मोड ऑफ द डेटा। तो आप पहले एक बार बताओ, मीन मीडियन और मोड जो कि एस्थेटिक्स का क्वेश्चन है, तो पहले आपको इन दोनों में रिलेशन पता होना चाहिए। तो देखो मोड इक्वल टू जो होता है इन तीनों में रिलेशन होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू कितना होगा मोड मीन। अब ये फॉर्मूला है, एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं इसको एस्थेटिक्स में, और यही यूज करके हमें बताना है। तो देखो मीन एंड मीडियन दिया हुआ है और हमें मोड है, तो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट कर दो तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुट है आपको कि मीडियन, देखो मीन कितना दिया है 10 दिया है, तो यानी कि 2 इंटू 10, और मीडियन कितना है हमारा, मीडियन देखो 11 दिया है, तो 3 इंटू 11, तो कितना हो जाएगा हमारा 33 माइनस 20, और 20 माइनस 33 कितना हो जाएगा 13। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। देन मोड ऑफ द डेटा इज 13। क्लियर? If the relationship between mean, median and mode for a moderated speed distribution is, तो फिर से वही सेम क्वेश्चन अभी मैंने लास्ट में ही लिखा है आपको, देखो मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, यानी कि ऑप्शन क्या आ गया बी। तो डायरेक्ट आपको फॉर्मूला ही एज इट इज पूछा गया है, तो आपको इसमें बस क्या करना है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल सफल्ड कार्ड ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स है, द प्रोबेबिलिटी दैट इज ए रेड किंग। पहले एक बार बताओ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, आपने 9th में भी 8th में पढ़ा हुआ है, 10th में भी वही सेम चीजें हैं। तो पहले आपको कार्ड के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि रेड के जो है ना, देखो कार्ड टोटल कितने होते हैं हमारे 52, और 52 में जो है ना 26 जो होते हैं ना वो रेड कलर के होते हैं, और जो 26 होता है वो हमारा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है ना, 26 में ब्लैक कलर का होता है। अब इसमें अगर तुम देखो, और इसमें 52 प्लेइंग कार्ड है, और उसमें मैं किसका पूछा है, किंग का पूछा है। तो देखो रेड कलर में ना ये 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना, रेड कलर में, और ब्लैक कलर में भी जो है ना आपको 2 टाइप्स के होते हैं। तो रेड कलर में आता है हार्ट, और ये होता है डायमंड, ठीक है। ब्लैक कलर में जाओगे तो ये आता है अपना स्पेड, और आता है क्लब। सभी में 13 होते हैं, 13, ठीक है। और इसमें देखोगे तो आपको जो किंग होते हैं सभी में एक होते हैं, यानी कि हार्ट का भी एक किंग होगा, डायमंड का भी एक होगा, स्पीड का भी एक होगा, और क्लब का भी कितना होगा, एक होगा। तो टोटल किंग कितने होते हैं, 4। लेकिन हमें पूछा क्या है, इसी के अकॉर्डिंग रेड किंग। तो मतलब रेड किंग मतलब रेड कलर का किंग, तो कितना होगा, या तो हार्ट का या डायमंड का। तो हमारा जो है किंग कितना होगा 2, और टोटल कितना हो गया हमारा। तो देखो आपको प्रोबेबिलिटी जब फाइंड करनी है, आपको फॉर्मूला पता है कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है P ऑफ E से शॉर्ट में, इसको अगर मैं लिखूं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं NE अपॉन NS। NE क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट, और NS नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स होता है। NE मतलब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होता है, और NS जो होता है नंबर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होता है, और नंबर ऑफ इवेंट देखो ये कितना है 2/52, और इसको अगर आप कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 1/26, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो आप प्रोबेबिलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपको किस तरह से फाइंड करना है NE और NS। NE शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो इसकी पूरी जो होती है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए बैड एग इन ए लॉट ऑफ 400 इज 0.035, द नंबर ऑफ बैड एग इन द लॉट इज। तो फिर से देखो प्रोबेबिलिटी जो है दी हुई है किसी इवेंट की, ठीक है,
कितनी दिया है 0.035। अभी बताओ क्या बताया मैंने लास्ट क्वेश्चन में ही, ये कितना है Ne/Ns इक्वल टू कितना है 0.035। ठीक है, अगर बैड एग की बात बोल रहा है तो हमें यानी कि Ne मुझे फाइंड करना है, ये मुझे पता नहीं है। ठीक है, Ns हमें पता है टोटल, देखो बैग एग ने लोट ऑफ कितना है 400, मतलब यहां पर कितना रखना है हमें 400 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.035। और यहां से आपका जो टोटल बैग यानी कि बैड एग है ये अगर मुझे फाइंड करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूं तो यहां से आ जाएगा आपका 00 कैंसिल हो जाएगा 35 इंटू 4 35 इंटू 4 है और 00 अपॉन आ जाएगा 1000 यानी कि कैंसिल कर दूं मैं तो ये कितना आ जाएगा 14। तो ऑप्शन क्या आ गया सी। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट वही है Ne/Ns, या आप टोटल वर्ड में लिखना चाहते हो तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। सर्कल का क्वेश्चन है 9th और 10th, अगर 9th का है और 10th का होगा उसके बेस पे क्वेश्चंस होंगे। देखो इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये P and PB आर टेंजेंट, टेंजेंट से तो 10th क्लास का ही है। देन द वैल्यू ऑफ AQB, मुझे कौन सा एंगल फाइंड करना है AQB, मतलब ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, पहले एक बात देखो 80 डिग्री है तो आपको ना सर्कल के जो है ना बेसिक जब आपको पता होगा किसी सर्कल में जो है ना जो एक्सटीरियर जो है ना टेंजेंट जो होता है ना, आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो किसी एक्सटीरियर पॉइंट से, इनकी लेंथ इक्वल होती है और इनके बाद जो है ना ये दोनों एंगल्स में ना मेन यही दिख रहे हैं। तो देखो यहां एंगल्स ना 90 डिग्री होती है, थ्योरम 10.1 कि जो टेंजेंट्स और जो रेडियस के बीच का एंगल होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमेशा कितना होता है 90। अगर ये 90 और 90 है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा 180, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो एंगल P प्लस एंगल O का सम कितना होगा 180। और यहां से आप विदाउट देखो अगर मैं यहां से यूज करूं तो देखो ये कितना हो जाएगा आप बताओ 80 है, तो अगर एंगल सम यूज करूंगा तो मैं ये कितना हो जाएगा 100, क्योंकि 100 प्लस 80। ठीक है, अब बताओ ये चीजें आपने यहां 100 पढ़ा, अब यहां इसके बाद 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ी है वही यूज करना है आपको। और 9th का थ्योरम क्या था बताओ आपको, कि जब किसी सर्कल के सेंटर का एंगल आपको पता हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये एंगल्स का पता होना चाहिए। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होता है 2 थीटा, उसका डबल होता है, यानी कि सेंट्रल का एंगल हमेशा सर्कमफ्रेंस के एंगल का डबल होता है। और वहीं से आप ये फाइंड कर सकते हो कि बताओ जब ये एंगल 100 डिग्री है तो ये सेंट्रल का एंगल है और मुझे सर्कमफ्रेंस यानी कि इसका पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस का एंगल चाहिए तो ये 100 का हाफ हो जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 50 डिग्री। आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन डी। क्लियर? तो देखो आपको सिंपल ही है, लेकिन आपको 9th और 10th दोनों के जो है ना सर्कल के कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, तो इजी को इस तरह से क्वेश्चंस आपको बन जाएंगे। अब बताओ द सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म ऑफ AP इज 100 एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म इज 300, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। पहले एक बात देखो कि एक AP है, AP में जो है ना स्टार्टिंग के S10 का क्वेश्चन दिया है कि S10 इक्वल टू कितना है 100 है। अब अगर आपको SN का फॉर्मूला याद होगा तो SN का जो फॉर्मूला होता है ना, SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू कितना d। AP का क्वेश्चन है, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है। और बताओ n की जगह यहां पर कितना हो जाएगा 10/2 इंटू 2a, तो 2a प्लस n की जगह 10 हो जाएगा 10-1 इंटू d इक्वल टू कितना हो जाएगा 100। और ये हो जाएगा हमारा 5 इंटू 2a प्लस हो जाएगा 9d इक्वल टू 100। और 5 को अगर मैं उधर भेज दूं तो 2a प्लस 9d इक्वल टू हो जाएगा 100/5 20। ये अपना पहला इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म। देखो फर्स्ट 10 टर्म का सम स्टार्टिंग से फर्स्ट 10 टर्म का 100 दिया है और नेक्स्ट टर्म का 100 है। देखो यहां से 10 टर्म है हमारे पास, इसका सम कितना दिया है हमें 100, और इसके बाद जो है ना फिर जो नेक्स्ट 10 टर्म है इसका सम कितना दिया है हमें 300। तो एक बार बताओ जब मैं स्टार्टिंग से लिखूं डायरेक्ट तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे 20 और उसका सम कितना हो जाएगा 100 प्लस 300। तो अगर मैं ये यूज करूं तो S
20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 और ये कितना हो जाएगा 400 और ये यूज कर लेना है तो मैं डायरेक्ट यही यूज करता हूं कि S20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 400। अब यहां से सॉल्व कर लेना है मुझे n/2 दो 20/2 इंटू 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू कितना होगा d इक्वल टू हो जाएगा 400 और ये आ जाएगा 10 इंटू 2a प्लस 19d इक्वल टू 400 और यहां से आ जाएगा 2a प्लस 19d इक्वल टू 40। इक्वेशन हो गया 2। अब अगर आपको दो इक्वेशन दो वेरिएबल है जो चीजें भी पूछी है आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो और इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आपको a और d दोनों निकल जाएंगे। तो मुझे फाइंड क्या करना है कॉमन डिफरेंस मतलब d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक काम करते हैं 2a कोफिशिएंट इक्वल है दोनों को माइनस कर देते हैं और दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं दूसरे इक्वेशन या फर्स्ट इक्वेशन दोनों में से जिसको भी माइनस करना है आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो दो में अगर फर्स्ट है 2a प्लस है 19d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 है एंड जो लास्ट है हमारा ये कितना है 2a प्लस 9d इक्वल टू कितना आ जाएगा 20। माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा और देखो 2a कैंसिल 19 माइनस 9 हो जाएगा 10d इक्वल टू कितना हो जाएगा 20। देयरफॉर d विल बी 20/10 यानी कितना आ जाएगा 2। d आ गया 2। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस और ये कॉमन डिफरेंस आपको कितना आ गया 2। क्लियर। तो आपको जो है ना एपी का क्वेश्चन है ये और इसमें बस आपको एसएन का कंसेप्ट यूज होता है बस फॉर्मूला लर्न होना चाहिए और गिवन में जैसे कि फर्स्ट टर्म और नेक्स्ट टर्म दिया है इसका मतलब टोटल टर्म कितना हो गया 20। बस यही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फिर से ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू रूट देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। देखो पहले ना यहां पर दिया क्या है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू रूट 2 और हमें फाइंड क्या करना है रूट अंडर tan थीटा प्लस cot थीटा। तो पहले मैं इसका tan थीटा प्लस cot थीटा को पहले एक बार सॉल्व करता हूं कि क्या बनता है यहां से। देखो tan थीटा प्लस cos थीटा अगर आपको याद है sin थीटा अपॉन कितना होता है cos थीटा होता है आपको cot थीटा इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। अगर मैं एलसीएम ले लूं ठीक है ना तो ये आ जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा और यहां पर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा और इसकी भी आइडेंटिटी आपको पता है तो 1 अपॉन कितना होगा sin थीटा इंटू cos थीटा। तो मुझे ये वैल्यू और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इस वैल्यू का यूज करके sin थीटा cos थीटा कैसे आएगा तो सिंपल है a प्लस बी है और a इंटू बी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो मैं स्क्वायर कर देता हूं इसको तो sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा रूट 2 का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो 2 हो जाएगा। अब इसको ब्रेक कर देते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 2 और यहां से देखो 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 यानी कि sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब मुझे देखो 1 sin थीटा cos थीटा की वैल्यू कितनी है हमारा तो 1/2 यानी कि 2 ऊपर आएगा तो इसकी वैल्यू 2 आएगी लेकिन मुझे इसका रूट फाइंड करना है यानी कि आंसर आ जाएगा अपना बताओ रूट tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आंसर हमारा रूट 2 और ऑप्शन क्या हो गया हमारा डी। ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड कर लेना है। तो देखो sin थीटा cos थीटा ट्राई हमेशा करना होता है जब भी क्वेश्चन आप ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करते हो तो sin थीटा और cos थीटा के टर्म में ब्रेक करने के लिए इससे इजी होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग द रेशियो ऑफ द सम ऑफ m एंड n टर्म ऑफ AP इज m स्क्वायर n स्क्वायर। यानी कि पहले क्या गिवन दिया है sm अपॉन sn इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर ये पहले गिवन दिया है और रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म और मुझे फाइंड क्या करना है mth एंड nth टर्म का रेशियो यानी कि am अपॉन an का रेशियो चाहिए। तो पहले तो मुझे a और d के बारे में कुछ ये रिलेशन का यूज करके फाइंड करना होगा। चलो तो सॉल्व करते हैं इसको। देखो ये कितना हो जाएगा फिर से n/2 यानी कि m/2 इंटू 2a प्लस n तो n की जगह m माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा d और यहां पर अगर डिनोमिनेटर को मैं सॉल्व करूं तो ये भी सेम हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन
एन स्क्वायर। देखो 2 कैंसिल हो जाएगा, एक m है स्क्वायर है, ये n है, ये n कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू m अपॉन n। ये रेशियो आया, लेकिन मुझे जो है am की वैल्यू चाहिए, am यानी कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो ये जगह दोनों जगह मुझे इसकी रेशियो चाहिए, ठीक है। अब देखो पहले एक काम करते हैं कि ए और डी को ट्राई करते हैं हम लोग फाइंड करने का। तो इसके लिए मुझे ए और डी में रिलेशन चाहिए, क्योंकि रेशियो चाहिए मुझे, तो ए को दिया तो डी के टर्म में उस तरह से करना होगा। तो देन हम इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो अगर मैं यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, ठीक है ना, एक बार m को क्रॉस कर रहा हूं n को इसके साथ। तो देखो यहां m के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो बताओ क्या हो जाएगा, 2a इंटू m। तो ये हो जाएगा 2am प्लस यहां से है हमारा n माइनस 1 इंटू dm, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। सेम n के साथ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2a इंटू n, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा हमारा m माइनस 1 इंटू हो जाएगा dn, ठीक है। तो ये पहले अब इसको सॉल्व करके हम लोग ट्राई करते हैं कि m को a और d में रिलेशन मुझे चाहिए, फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं तो ये देखो ये 2am प्लस dm इंटू n हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, m n d, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो dm हो जाएगा। इधर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये हो जाएगा 2an प्लस m n d, यानी कि हो जाएगा हमारा m n d, और 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो dn होगा। जो दोनों तरफ आया उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखो यहां से रिलेशन क्या आ गया, 2am माइनस dm इक्वल टू 2an माइनस कितना हो जाएगा, dn। अब एक तरफ कर लो m और n को। तो देखो ये जो लाइक टर्म टाइप से है ना, 2am माइनस कितना 2an, और इधर माइनस उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, dm माइनस कितना dn। अगर मैं यहां से 2a कॉमन लूं तो ये कितना आ जाएगा, m माइनस n, और इधर से अगर मैं d कॉमन लूं तो ये वापस कितना हो जाएगा, m माइनस n। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 2a इक्वल टू कितना आएगा, d। यही मेन था कि अगर आपको रिलेशन पता चल जाएगा तो इसके बाद जो चीजें भी हो फाइंड कर सकते हो। देखो रिलेशन क्या आया, 2a इक्वल टू d। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, बट मुझे 2a और d इन दोनों में रिलेशन आ गया। d और a में रिलेशन जैसे ही आ गया उसके अकॉर्डिंग अब देखो आगे तुम am और an चाहिए, तो ये हम लोग ना इस तरह से अब फाइंड कर सकते हैं। एक बार वापस से देखो मैंने क्या किया, इन दोनों का रेशियो निकाला, फिर उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया और a और d में रिलेशन आ गया। अब इसके बाद जो है ना इसका यूज करके मुझे m और n का जो रेशियो है वो फाइंड करना है। और अगर आप यहां से फाइंड करोगे तो देखो हमें क्या चाहिए, am अपॉन an। चलो तो देखो देयरफॉर am अपॉन क्या चाहिए हमें, an। अब यहां से am की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और अपॉन हो जाएगा an की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां पे आपको रिप्लेस कर देना है, d की जगह 2a और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं रिप्लेस करूं a प्लस m माइनस 1 इंटू हो जाएगा 2d, नहीं d इक्वल टू 2a है तो हम लोग यहां पर d की जगह रखेंगे 2a। तो ये आ जाएगा 2a अपॉन हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 2a। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो यहां से जो हमारा रेशियो आएगा, देखो यहां से अगर मुझे चाहिए तो बताओ ये कितना हो जाएगा, a प्लस 2am माइनस हो जाएगा 2a, और यहां पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा a प्लस 2an माइनस कितना हो जाएगा 2a, और यहां से आ गया हमारा देखो 2am माइनस a, और यहां से आ जाएगा 2an माइनस कितना a। दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में a सेम है, a कॉमन ले लेते हैं। जब आप a कॉमन लोगे तो यहां से आएगा 2m। अगर आप यहां देखो a कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा 2m माइनस 1, और यहां से आएगा a इंटू 2n माइनस 1, a कैंसिल हो जाएगा और यही रेशियो आएगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। तो ये हमारा mn और n का रेशियो है, यानी कि 2m माइनस 1 अपॉन आएगा 2n माइनस 1, यानी कि ऑप्शन ए ये हमारा राइट आंसर है। तो देखो Sn का फॉर्मूला था, बट आपको ना a और d में रिलेशन चाहिए, देन उसके बाद हम लोग इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाँ
इन द गिवन फिगर एबीसी ये ट्रायंगल है, बीसी एंड सीडी आर इंटरनल एंड एक्सटीरियर बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएनसी। तो हमें एंगल बीएसी 60 डिग्री दिया हुआ है। देखो बीएसी 60 डिग्री दिया हुआ है, यानी कि आप अगर बीएसी ये एंगल दिया है हमें 60 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल है, डायरेक्ट रिलेशन अगर याद रहता तो आप डायरेक्ट आंसर इसका बना सकते थे, बट अभी आपको चलो कोई बात नहीं, याद नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। ये मान लो बाइसेक्टर दिया है तो एक्स एक्स वाई वाई, ठीक है। मुझे अगर ये एंगल है तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना होगा। एक्सटीरियर एंगल देखो, ये जो 2y है यानी कि y प्लस y, ये जो एंगल हो जाएगा 2y, अगर मैं एक्सटीरियर एंगल यूज करूं तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 2x, ठीक है। और अगर इस ट्रायंगल्स की बात करो सिर्फ, ठीक है ना, तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी, सिर्फ एंगल y की वैल्यू, दोनों एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूं, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, x प्लस एंगल d, ठीक है ना, x प्लस एंगल d। अब इसके बाद जो है ना आपको बस सॉल्व करना है और ये आ जाएगा आपका। देखो पहला ये मैं y की जगह रिप्लेस कर रहा हूं और x की वैल्यू यहां से आपकी आ जाएगी। देखो 2y इक्वल टू 60 प्लस 2x है, ठीक है ना, तो अगर मैं 2y इक्वल टू है हमारा 60 प्लस 2x, और अगर ये एंगल्स मैं फाइंड कर दूं तो y की जगह मैं क्या पुट कर दूं, x प्लस एंगल d इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 2x, और यहां से सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 2 एंगल d इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस 2x, दोनों तरफ 2x कैंसिल हो जाएगा, और यहां से 2 एंगल d इक्वल टू 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल d इक्वल टू 60 अपॉन 2 यानी कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री यानी कि ऑप्शन देखोगे इसका तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगर ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट है, ये तो इसका प्रॉपर सॉल्यूशन है, बट आपको ये कंसेप्ट डायरेक्ट याद रखना है कि ये जो कैंसर होता है ना ये इसका हाफ होता है, मतलब अगर ये x है तो ये x अपॉन 2 होगा, या ये x है तो इसका 2x होगा, तो आप डायरेक्ट बोल सकते थे अगर ये 60 है तो आपको क्वेश्चन का डायरेक्ट ही जो है ना ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो आपको ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंसेप्ट जो है ना काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th का है और ये याद रहना चाहिए क्योंकि इससे हमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ एक पैरेललोग्राम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, चारों वर्टिसेस गिवन है और हमें जो है x और y जो अननोन नंबर्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम दिया है तो एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं हम लोग, एंड उसके बाद देखो a b c d चारों वर्टिसेस हो गए। इफ द पॉइंट्स a कितना है हमारा 1, 2, b जो है हमारा 4, y, c जो है हमारा वो कितना है x, 6, और d जो है हमारा वो कितना हो जाएगा 3, 5। हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो आपको बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करना मतलब वो क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो अगर मैं मिड पॉइंट लिखूं, देखो तो ये दोनों का मिड पॉइंट तो एक ही होगा। मिड पॉइंट अगर मैं AC का फाइंड करूं तो मिड पॉइंट ऑफ AC जो होगा वो इक्वल होगा किसके, मिड पॉइंट ऑफ BD, क्योंकि दोनों का पॉइंट तो O है। तो अगर मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता है कि दोनों के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो AC का जो मिड पॉइंट होगा वो हो जाएगा 1 प्लस x अपॉन 2, और जो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये हो जाएगा 2 प्लस 6 अपॉन 2। ये हो गया हमारा AC का मिड पॉइंट। और जो BD का मिड पॉइंट होगा देखो फिर से 4 प्लस 3 अपॉन 2 और यहां से y प्लस 5 अपॉन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करने से आपका x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहां देखो दो कोऑर्डिनेट इक्वल होते हैं, ये तभी इक्वल होंगे जब उनके x और y कोऑर्डिनेट भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो 1 प्लस x अपॉन 2 इक्वल टू होगा 4 प्लस 3 अपॉन 2, और यहां से देखो 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 प्लस x इक्वल टू 7, यानी कि x विल बी 1। तो x की वैल्यू 1 आ गई, और y का कोऑर्डिनेट इक्वल करता हूं तो y प्लस 5 अपॉन 2 इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 2 यानी कि 8 अपॉन 2, 2 कैंसिल, y प्लस 5 इक्वल टू 8 यानी कि y विल बी 3। तो x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 3 आ गई, और हमें यहां से कि x की वैल्यू 1 नहीं आएगी, 7 माइनस 1 कितना होगा 6 आएगी। तो 6 आएगी और y की वैल्यू 3 आएगी। तो हमें क्या फाइंड करना था, x प्लस y, और x प्लस y जब दोनों को ऐड करोगे तो 6 प्लस 3 आंसर कितना हो जाएगा D, यानी कि 9। ठीक है ना। तो आपने देखा कि 30 क्वेश्चन थे और आपको ना सारे अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो आपके 30 में 30 राइट होने के इसमें से चांसेस, और काफी इजी पेपर्स, मतलब आप देखोगे मॉडरेट प्लस कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड भी थे, बट अगर आपकी अप्रोच सही है तो आपको जो है ना काफी अच्छे नंबर्स आ सकते हैं इसमें। ठीक है ना।
तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सारे सॉल्यूशन जो भी इसमें डाउट होंगे वो आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो, थैंक यू।